क्या कभी सोच सकते हैं कि एक छोटा सा शांत द्वीप एक राष्ट्रव्यापी विवाद का केंद्र बन सकता है? आज हम बेट द्वारका की अविश्वसनीय कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, धर्म और राजनीति का टकराव हुआ है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है। ये सवाल सीधे हमारे सोर्स से उठाया गया है और यहीं से एक हैरान करने वाली कहानी की शुरुआत होती है। भारत के प्रधानमंत्री को एक प्राचीन शहर के दर्शन के लिए आखिर समुद्र की गहराइयों में क्यों जाना पड़ा? जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले, मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। पानी के नीचे उस यात्रा का रास्ता दरअसल एक अदालत की लड़ाई से शुरू होता है। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने एक छोटे से द्वीप को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। जरा सोच के देखिए, गुजरात सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के कुछ हिस्सों पर मालिकाना हक का दावा करते हुए एक कानूनी याचिका दायर की। ये कोई मामूली जमीन नहीं थी, ये हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक मानी जाती है। कोर्ट का रिएक्शन बहुत तेज और सीधा था। उन्होंने एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ उस दावे को चुनौती दी, आप कृष्ण की नगरी पर दावा कैसे कर सकते हैं? और बस इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन ये कानूनी ड्रामा अचानक से नहीं हुआ। ये समझने के लिए कि हालात इस मोड़ तक कैसे पहुँचे, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि बेट द्वारका पहले कैसा हुआ करता था। हमारा सोर्स बेट द्वारका को एक शांत, लगभग समय से अछूती जगह के रूप में बताता है। यहाँ एक 5000 साल पुराना मंदिर था। आबादी ज्यादातर मछली पकड़ने पर निर्भर थी और मुख्य भूमि से जुड़ने का एकमात्र जरिया नाव थी। मतलब एक शांतिपूर्ण जीवन था। लेकिन उस शांति के पीछे एक बदलाव चल रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में सोर्स का आरोप है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक और सामाजिक रणनीति थी। सोर्स इस कथित अधिग्रहण को एक 3 चरणों वाली रणनीति के रूप में बताता है। सबसे पहले बाहर से लोग आकर बसते हैं, जिससे द्वीप का संतुलन बदल जाता है। फिर मछली बाजार पर कब्जा, जिससे स्थानीय हिंदू मछुआरों की रोजी रोटी छिन जाती है। और आखिर में आने जाने वाली नाव पर पूरा नियंत्रण, जिससे द्वीप एक तरह से बाकी दुनिया से कट जाता है। तो जब किसी समुदाय की अर्थव्यवस्था छीन ली जाती है तो होता क्या है? सोर्स का कहना है कि इसका नतीजा था पलायन और एक तरह की घेराबंदी, जिसने द्वीप के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शायद सोर्स के सबसे चौंकाने वाले दावों में से एक है। नाव के किराए में एक कथित भेदभावपूर्ण सिस्टम, हिंदुओं के लिए 100 रुपए और मुसलमानों के लिए सिर्फ 8 रुपए। इसे एक ऐसे तरीके के तौर पर बताया गया है जिसने हिंदू आबादी को द्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ। सोर्स की रिपोर्ट है कि जो द्वीप कभी मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला था, अब वहां लगभग 6000 मुस्लिम परिवार और केवल 1000 हिंदू परिवार रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव था। और बात सिर्फ स्थानीय लोगों की नहीं थी जो प्रभावित हुए। तीर्थयात्री जो कभी द्वीप की जान हुआ करते थे, अब उन्हें नाव के लिए कथित तौर पर 4000 से 5000 रुपए तक देने पड़ रहे थे। संदेश साफ लग रहा था, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। द्वीप का भौतिक नक्शा भी बदल गया। सोर्स का आरोप है कि जो प्राचीन मंदिर कभी द्वीप का केंद्र था, उसे धीरे धीरे नई बनी मज़ारों और दूसरी अवैध इमारतों से घेर लिया गया। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो अधिकारी कहाँ थे? क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? कहानी का अगला अध्याय सरकार के हस्तक्षेप के बारे में है। सोर्स के मुताबिक जो एक्शन हुआ वो एक के बाद एक हुआ। इसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं द्वारा अलार्म बजाने से हुई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की। फिर एक बड़ा कदम उठाया गया। ओखा से बेट द्वारका तक सुदर्शन सेतु नाम का एक पुल बनाना शुरू किया गया और साथ ही अवैध कब्जों को भी हटाया गया। और अंत में पुल का उद्घाटन हुआ, जिससे द्वीप हमेशा के लिए मुख्य भूमि से जुड़ गया। तो इस पूरी घटना के बाद सोर्स हमें किस निष्कर्ष पर छोड़ता है? ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है।
सोर्स इस घटना को एक बहुत ही विशिष्ट और विवादास्पद नाम देता है, लैंड जिहाद। ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स की अपनी परिभाषा है, जो इसे जमीन पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से जनसांख्यिकीय और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया के रूप में पेश करता है। वे बेट द्वारका को इस कथित रणनीति के एक मुख्य उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और सोर्स की अंतिम चेतावनी की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। वे लिखते हैं, गुजरात जैसे राज्य का एक टापू सीरिया बन गया, सावधान व सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तुलना है जो उनके नजरिए की गंभीरता को दर्शाती है। आखिर में बेट द्वारका की कहानी हमें एक बुनियादी सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इतिहास की ताकतें, अर्थव्यवस्था का दबाव और आबादी का बदलता गणित, ये सब मिलकर हमारी सबसे पवित्र जगहों के भविष्य को कैसे आकार देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि ये कहानी दिखाती है, इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।